हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश। आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल नीतीश विद्यार्थी बीपीएससी पे पुनः एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोगों ने करंट अफेयर्स की एक श्रृंखला की शुरुआत की थी, जिसमें पिछले वीडियोस में हमने सितंबर महीने का पूरा करंट अफेयर्स को ख़त्म किया था और उसी क्रम में आज हम लोग अगस्त 2024 का पूरा करंट अफेयर्स ख़त्म करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि आगामी 17वीं बीपीएससी में करंट अफेयर्स का महत्व जो है कितना ज़्यादा होने वाला है, तो उस हिसाब से ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल और हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए हम एक एक करके सारे करंट अफेयर्स को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। आपको पुनः बता दें कि ये वीडियो द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और साथ ही साथ हिंदी न्यूज़पेपर जैसे प्रभात खबर, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान में आए हुए सारे न्यूज़ को कवर करता है। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है तरंग शक्ति युद्धाभ्यास। तो तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा आयोजित किया गया था और ये भारत का पहला बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। यानी कि आज तक पहले कभी नहीं ऐसा हुआ था कि भारत में एक साथ इतने देश आकर के युद्धाभ्यास करें। तो भारत का पहला जो बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है वो तरंग शक्ति है और इसका आयोजन जो है 2 चरणों में किया गया है। पहला चरण जो है वो तमिलनाडु के सुलूर में और दूसरा जो चरण है वो राजस्थान के जोधपुर में किया गया है। तो प्रश्न पूछेगा कि बताइए तरंग शक्ति युद्धाभ्यास किसके द्वारा किया गया? भारतीय वायुसेना के द्वारा। ये 2 चरणों में हुआ? हाँ, 2 चरणों में हुआ। पहला चरण तमिलनाडु के सुलूर में हुआ, हाँ बिल्कुल, और दूसरा चरण कहाँ हुआ? राजस्थान के जोधपुर में हुआ। चलिए, जब ईरान में नया राष्ट्रपति का शपथ समारोह हो रहा था, उस समय हमास का जो चीफ है इस्माइल हानिया और हिजबुल्लाह का एक नेता था फाउद शुक्र, उसको मार गिराया गया था। ठीक है, तो ये मारा था इजराइल ने, तो याद रखना है। ठीक है, लेकिन हाल ही में क्या हुआ कि हिजबुल्लाह का जो चीफ था हसन नसरल्लाह, उसको भी मार गिराया है इजराइल ने। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने कोर सेक्टर हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हाउ मेनी कोर सेक्टर्स आर देयर इन इंडिया। तो 8 कोर सेक्टर हैं। कितने कोर सेक्टर हैं? 8 कोर सेक्टर हैं। यानी कि मेनली 8 इंडस्ट्री भारत में ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा भारत को आर्थिक मजबूती प्रदान करते हैं। तो ये 8 इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है या फॉल हो रहा है, इसको मापने का काम जो करता है CSO करता है। कौन करता है? CSO करता है। और CSO करता है और इसमें एक IIP जो है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका नाम है, तो ये बताने का काम करता है कि ये जो है कंपनी, ये जो है आपका इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो कोर सेक्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत में टोटल कितने कोर सेक्टर्स हैं? 8 हैं। जैसे आपको देखेंगे तो रिफाइनिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, स्टील सेक्टर हो गया। तो ऐसे ऐसे टोटल 8 कोर सेक्टर हैं भारत में। टोटल 8 कोर सेक्टर्स हैं। तो ये CSO के द्वारा जो है इसका डाटा जो है तैयार किया जाता है और जारी किसके द्वारा किया जाता है? IIP के द्वारा, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के द्वारा। ठीक है, अब देखिए कि SC तथा ST में सब कैटेगराइजेशन की बात जो चल रही थी, तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 7 जजों के बेंच में ये फैसला सुनाया था कि हाँ, SC तथा ST में सब कैटेगराइजेशन जो है होना चाहिए। जिस प्रकार से OBC में NCL होता है, नॉन क्रीमी लेयर, और क्रीमी लेयर होता है, उसी प्रकार का कुछ प्रावधान जो है SC तथा ST में होना चाहिए कि जो SC और ST में जो उच्च वर्ग वाले हैं उनको आरक्षण से वंचित कर दिया जाना चाहिए। तो ये मामला था 6:1 में इसका फैसला आया था। तो एक जज जो थी इस फैसले के अगेंस्ट में थी और उस जज का नाम था जस्टिस बेला त्रिवेदी। कौन था? जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो क्वेश्चन पूछा कि बताइए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने SC तथा ST के सब कैटेगराइजेशन वाले मामले में जो फैसला सुनाया, तो उसमें किस एक जज ने जो है फैसला उसके विपक्ष में दिया था? तो जस्टिस बेला M त्रिवेदी ने। ठीक है, इससे पहले भी 2004 में इस पे फैसला आया था। तो उस समय बोला गया था 2004 में कि नहीं, SC तथा ST का सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन हाल ही में 2024 में जो फैसला आया है, इसमें कहा गया है कि SC तथा ST के बीच सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए और ये 2004 के फैसले को पलट दिया। ठीक है, जस्टिस बेला M त्रिवेदी जो हैं वो इस फैसले के अगेंस्ट में खड़ी।
चलिए अब क्लाउड बर्स्ट क्या होता है, यानी कि बादल का फटना। हम सुनते हैं कि उत्तराखंड में बादल फट गया, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया, तो आखिर बादल का फटना क्या होता है भाई? तो बादल का फटना, जैसे मान लीजिए कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, मान लीजिए कि 30 किलोमीटर लंबा ऐसे कोई भूभाग है और 30 किलोमीटर चौड़ा। अब इस 30 वर्ग किलोमीटर वाले एरिया में 1 घंटा के अंदर, कितना, 1 घंटा के अंदर अगर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा अगर हो गई, 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा हो गई, तो वही जो स्थिति है कहा जाता है कि बादल फट गया है। यानी कि इतना भारी मात्रा में बारिश हो गया है कि उसको बादल के फटना हम लोग कह देते हैं। तो क्या है कि 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के एरिया में 1 घंटा के अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा अगर बारिश हो गई तो उसको बादल का फटना कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अचानक बाढ़ आ जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि रिजर्वेशन इन इंडिया। भारत में भी रिजर्वेशन की क्या स्थिति है? तो रिजर्वेशन देखिए, ओबीसी को जो है 2 भागों में बांटा गया है, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। तो 8 लाख से ऊपर जिसका भी इनकम है सालाना, उसको क्रीमी लेयर में रखा गया है, और जिनका इनकम 8 लाख से नीचे है उनको नॉन क्रीमी लेयर में रखा गया है। अभी वर्तमान समय में ओबीसी को 27% आरक्षण है, एसटी को 7.5%, एससी को 15% और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण है। और इस प्रकार से टोटल जो आरक्षण है 59.5% है। कितना है? 59.5% आरक्षण है। मैच करने के लिए आपको दे सकता है कि एसटी को कितना रिजर्वेशन मिला हुआ है, एसटी को कितना, ओबीसी को कितना, ईडब्ल्यूएस को कितना, टोटल रिजर्वेशन कितना है, तो 59.5% है। ठीक, अब आइए एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है, इसको 1964 के एक्ट के द्वारा जो है क्या किया गया था, लाया गया था। ठीक है, तो इसको एफसीआई एक्ट 1964 के द्वारा लाया गया था, और ये वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर ये काम करता है। तो आपको ये याद रखना है कि एफसीआई कब आया था जी? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का गठन इसको एक एक्ट के तहत 1964 में इसका गठन किया गया था। ठीक है, अगला है मनी बिल के बारे में जानिए। तो मनी बिल का अनुच्छेद 110 यानी कि धन विधेयक 110, और एक होता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक जो होता है वो कितना होता है जी? 117। ठीक है, तो ये दोनों आप याद रखिएगा। तो देखिए, हमेशा जो वित्त विधेयक होता है वो बड़ा होता है, यानी कि फाइनेंस बिल जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन मनी बिल, यानी कि हर मनी बिल आपका फाइनेंस बिल होगा, लेकिन हर फाइनेंस बिल आपका मनी बिल नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एफबी इज़ ग्रेटर देन एमबी, एफबी जो है हमेशा बड़ा होता है एमबी से, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए मनी बिल जो होता है, धन विधेयक, ये राज्यसभा इस पर सिर्फ सलाह दे सकता है, राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक के रख सकता है मैक्सिमम, और जो धन विधेयक है वो सर्वप्रथम लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, वो पहले राज्यसभा में नहीं आ सकता है। और ये कौन कहता है? आर्टिकल 109 का सेक्शन 1 कहता है। आर्टिकल 109 का 1 जो है वो इस बात को बताता है कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में पहले नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक्सियोम 4 मिशन के बारे में। तो देखिए एक्सियोम 4 मिशन क्या है कि इस मिशन के तहत जो है कि एस्ट्रोनॉट्स को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ऊपर ले जाया जाएगा। ठीक है, तो ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ले जाया जाएगा। कितने जाएंगे जी? 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। कितने? 4 एस्ट्रोनॉट्स। तो इसमें से हम जानते हैं कि 4 में से एक एस्ट्रोनॉट वैसे भी हैं जो गगनयान मिशन के तहत पहले से चुने हुए हैं। तो ठीक है, गगनयान जो मिशन था तो उसमें तो 4 एस्ट्रोनॉट में से 2 एस्ट्रोनॉट कौन थे? शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालकृष्णन को चुना गया था 2, और इस दोनों में से एक को लेकर के जाया जाएगा कहाँ पे? अंतरिक्ष स्टेशन में। यानी कि यहाँ से समझ में आ गया कि एक्सियोम 4 मिशन जो है तो उसके तहत शुभांशु शुक्ला को जो है कहाँ ले गया है जी? वो ले जाया गया है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। ठीक है, ये 4था प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन है। इसको कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये 14 दिनों के लिए सब गए हैं कहाँ? अंतरिक्ष स्टेशन में। चलिए पीएमआई क्या है? पीएमआई होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है, ये सर्वे के द्वारा तैयार किया जाता है, विभिन्न कंपनियों का सर्वे। जैसे देखिए भारत ये है आपका, तो भारत में बहुत सारा जो है क्या है कि बहुत सारा कंपनी स्थापित है। अब सब कंपनी में क्या इसका ग्राफ है? कोई कंपनी ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है। तो ये
PMI जो होता है ये कंपनी के पास जा कर इसका सर्वे इकट्ठा करता है और फिर जो है इसका एक डाटा तैयार करता है कि कंपनी जो भारत की है वो ग्रोथ कर रही है या नीचे जा रही है। तो ये IHS मार्केट के द्वारा तैयार किया जाता है। और हमने पीछे एक बार देखा था कि भारत में जो है कितने 8 कोर सेक्टर हैं और इन 8 कोर सेक्टर का जो डाटा रखने का काम करता है वो IIP करता है, ठीक है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। लेकिन ये जो है PMI वो क्या करता है, भारत में जितनी भी कंपनियां वर्क कर रही है उन सभी कंपनियों का जो है सर्वे करने का काम करता है IHS मार्केट, ठीक है। तो IIP और IHS मार्केट में थोड़ा अंतर देखिए। यूरोपियन कमीशन की जो है नई अध्यक्ष चुनी गई हैं, कौन, उर्सुला वान डर लेन, ये दोबारा चुनी गई हैं, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में कितने देश हैं, 27 देश हैं, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है और यामिनी कृष्णमूर्ति जो है भरतनाट्यम से संबंधित थी। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा, बताइए कि हाल ही में यामिनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है, वो किस कला से संबंधित थी, तो भरतनाट्यम से संबंधित। क्लासिकल डांस भारत में टोटल कितना है, 8 क्लासिकल डांस है जी। कौन कौन है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, केरल का कथकली, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश का, केरल का मोहिनी अट्टम, ठीक है, यूपी का कथक, मणिपुरी उसके बाद ओडिसी हो गया और क्षत्रिया हो गया असम का, ठीक है। तो यहाँ से 8 जो है हो गया। ये हम इसलिए ऐसे बताएं क्योंकि ये साउथ इंडिया का ऐसे याद कर लीजिए कि केरल और तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का देखिए मणिपुर और असम का है, ठीक है, और एक यूपी का है, ठीक है, कथक। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। टोटल 8 जो है क्लासिकल डांस है। अब आते हैं क्लासिकल लैंग्वेज पे। तो क्लासिकल लैंग्वेज पहले 6 था, लेकिन हाल ही में 5 भाषाओं को और क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया है। उन 5 भाषाओं में मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और एक कोई भाषा है। तो ये 5 भाषाओं को और एक्स्ट्रा दिया गया है। तो टोटल जो है 11 अब जो हो गए हैं वो क्लासिकल लैंग्वेज हो गए हैं। देखिए क्लासिकल लैंग्वेज के लिए ये होता है कि वो जो भाषा है 1500 से लेकर के 2000 ईस्वी पुराना होना चाहिए और ये भारतीय संस्कृति को जो है थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करता हो। तो उन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है। अल्जाइमर रोग में क्या होता है, अल्जाइमर रोग में दिमाग का आकार जो है छोटा हो जाता है, ठीक है, दिमाग का आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। वक्फ बोर्ड बहुत चर्चा में था जी, वक्फ संशोधन विधेयक के कारण। तो वक्फ एक्ट बना था 1954 में और वक्फ बोर्ड का शुरुआत जो हो गया था 1964 में। ऊपर देखे थे कि FCI भी कब शुरू हुआ था जी, तो 1964 के एक्ट के द्वारा, ठीक है, और वक्फ का शुरुआत 1964 में होता है। बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया, किस कारण, आरक्षण के मामले पर। वो मामला क्या था, आरक्षण का मामला था, ठीक है। और भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर की लंबाई जो है 40-96 किलोमीटर है, 40-96 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे देखिए कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था जी ओलंपिक से। तो कितना वजन बढ़ गया था, 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, ठीक है। शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है जी, अवामी लीग। शेख हसीना की पार्टी का नाम क्या है, अवामी लीग। अवाम मतलब जनता होता है, अवामी लीग। और अभी जो रूल कर रहा है वो कौन है, बांग्लादेश में BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी अभी रूल कर रहा है। और ये जो अंतरिम सरकार अभी बनी हुई है बांग्लादेश में उसके प्रमुख कौन है, मोहम्मद यूनुस, ठीक है, मोहम्मद यूनुस हैं। तो शेख हसीना की पार्टी का नाम अगर पूछेगा तो आप बताएंगे अवामी लीग। पूछेगा कि अगर वर्तमान समय में बांग्लादेश में कौन सी पार्टी सत्तारूढ़ दल है, तो वो है BNP, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का जो है घोषणा किया है। ये पहली बार है जब इस पुरस्कार का आयोजन किया जा रहा है। तो इसमें क्या है कि 33 वैज्ञानिकों को इस बार 2024 में कितने वैज्ञानिकों को, 33 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार दिया जा रहा है। तो इसमें 4 कैटेगरी बनाया गया है, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, युवा विज्ञान पुरस्कार और विज्ञान टीम पुरस्कार। तो इस बार विज्ञान रत्न भी दिया गया है 1, युवा विज्ञान दिया गया है 18, विज्ञान टीम भी दिया गया है 1 और ये दिया गया है 13, विज्ञान श्री कितना दिया गया है 13। तो ये बात आप याद रखिएगा। देखिए इसका क्या प्रावधान है, जो नया वाला ये स्टार्ट किया गया है पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। तो इसमें 4 कैटेगरी हैं। टोटल जो मैक्सिमम अवार्ड हैं इसमें 56 दिया जा सकता है एक साल में। एक वर्ष में कितना अवार्ड दिया जा सकता है जी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत, 56 अवार्ड, ठीक है।
तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की घोषणा 11 मई को की जाएगी तथा इसको दिया कब जाएगा, 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के अवसर पर, है ना। जब चंद्रयान हमारा लैंड किया था चंद्रमा पे, तो उसको हम लोग नेशनल स्पेस डे घोषित कर दिए हैं 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को ही हम लोग क्या करेंगे कि हर वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को प्राप्त करेंगे हमारे वैज्ञानिक। तो उसमें 4 कैटेगरी बनाया गया है, ध्यान रखिए। नेशनल स्पेस डे क्या है, 23 अगस्त को मनाया जाता है बिकॉज चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर इसी दिन लैंड किया था। बिम्स्टेक का बात देखिए, तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एजुकेशनल कोऑपरेशन। तो इसमें टोटल 7 देश हैं। देखिए यहाँ पे बिम्स्टेक, यहाँ भी 7 लेटर्स हैं, तो 7 देश भी हैं, ठीक है। इसमें इसका जो गठन किया गया था, वो किया गया था बैंकॉक सम्मेलन में, ठीक है। देखिए बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ मल्टी सेक्टरल, तो बे ऑफ बंगाल आ रहा है, यानी कि इसमें ऐसे मान लीजिए कि भारत का अगर आप मैप बनाएंगे, ठीक है, तो अगर आप भारत का मैप यहाँ से बनाएंगे तो भारत के सटे हुए जितने भी देश हैं, जैसे भारत खुद हो गया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और एक थाईलैंड तो भारत से सटा हुआ नहीं है, लेकिन एक भारत से जो नहीं सटा हुआ है बस थाईलैंड, बाकी जितने भी देश हैं वो सब जो है इसके हिस्सा हैं। तो इसमें 7 जो है सदस्य देश हैं, कौन कौन, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, ठीक है। तो इसके 7 सदस्य देश हैं। इसमें 22% जो है टोटल वर्ल्ड का पॉपुलेशन ये कवर करता है जी, 22%, ठीक है। इसका 6 फोकसिंग एरिया है। इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था थाईलैंड में, यानी कि भारत का जो पड़ोसी देश नहीं है वहीं पे सबसे पहला जो है इसका सम्मेलन हुआ था थाईलैंड में, और इसी चलते बोला जाता है कि ये बैंकॉक सम्मेलन से बना था। बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर कहाँ है जी, ढाका में, ठीक है। ढाका में बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर है, ठीक है। चलिए अब है कि नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल मिला, तो सिल्वर मेडल मिला। और अरशद नदीम जो थे पाकिस्तान के, वो गोल्ड मेडल। अरशद नदीम जो है भाला फेंक में ओलंपिक में रिकॉर्ड बना दिया 92.97, यानी कि आज से पहले ओलंपिक में उतना दूर भाला कोई नहीं फेंका था। ऐसे तो मैच में फेंका था, लेकिन ओलंपिक में उतना दूर भाला कोई नहीं फेंका था। 92.97 मीटर भाला फेंका, जबकि भारत के जो नीरज चोपड़ा थे वो 89.45 मीटर भाला फेंक करके दूसरे पोजीशन पे रहे। पहले पोजीशन पे पाकिस्तान के अरशद नदीम रहे 92.97 मीटर भाला फेंक करके, ठीक है। तो आगे देखते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। देखिए रेपो रेट एक ऐसा दर होता है जिस पर जो आरबीआई है, आरबीआई जैसे ये है अगर आरबीआई और ये है अन्य बैंक मान लीजिए, तो आरबीआई अगर इस बैंक को पैसा दे रहा है तो जिस रेट पर पैसा ये दे रहा है ये हो गया रेपो रेट। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके पास पैसा एक्सेस हो गया तो ये अपना कुछ पैसा आरबीआई के पास जमा करेगा, तो इसको भी तो कुछ इंटरेस्ट चाहिए, तो ये जिस रेट पे पैसा देगा आरबीआई को तो यही हो गया रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। ये हो गया रिवर्स रेपो रेट और ये हो गया रेपो रेट, यानी कि आरबीआई जिस दर पे पैसा अन्य बैंकों को दे रहा है वो है रेपो रेट, और अन्य बैंक जो है आरबीआई के पास पैसा जिस रेट पे दे रहा है वो है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट जो होगा यानी कि आरबीआई जो पैसा दे रहा है वो रेपो रेट है, तो रेपो रेट ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, ध्यान रखिए। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है 4096, कितना 4096, और ये 5 राज्य से लगती हैं। कौन कौन है 5 राज्य जी बताओ, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 5 राज्य हैं, याद रखिएगा। म्यांमार जो है अपना अपना जो ये सीमा जो है भारत के साथ साथ म्यांमार से भी साझा करता है, तो ये भी बात आपको ध्यान रखने लायक। वक्फ बोर्ड, हम जानते थे कि वक्फ बोर्ड का स्थापना 1954 में और शुरू हुआ 1964 में। वक्फ का मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑन द नेम ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के नाम से हम कोई संपत्ति। तो वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है वो भारत में तीसरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। पहला इंडियन आर्मी के पास, दूसरा इंडियन रेलवे के पास और तीसरा वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वक्फ बोर्ड इज़ करेक्ट, बोलेगा कि इसका स्थापना 1964 में शुरू हुआ। हाँ सही बात, 1964 में। वक्फ का अर्थ होता है प्रॉपर्टी ऑन द नेम ऑफ गॉड, भगवान के नाम पर जो प्रॉपर्टी है। हाँ ये भी सही बात है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी है
वो वक्फ बोर्ड के पास है? तो नहीं, वक्फ बोर्ड के पास भारत में तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति है ज़मीन की, और इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे के बाद। ठीक है, केंद्र के अलावा प्रत्येक राज्य में अपना अपना वक्फ बोर्ड होता है जी, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 67 भी क्या है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है, वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से 67 भी संबंधित है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है जी, राज्यसभा में तो ये लाया नहीं जाता है। ठीक है, अब तक आज़ादी के बाद टोटल 27 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि विच स्टेटमेंट आर करेक्ट, 4 स्टेटमेंट दे देगा। आर्टिकल 67 रिलेटेड टू द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, हाँ बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 67 बी जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को हटाने से, तो बोले यार क्या लोकसभा में सिर्फ लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव? हाँ बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता है, लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अब तक आज़ादी के बाद कुल 28 बार लाए गए हैं, नहीं 27 बार लाए गए। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। देखिए अब है कि कारगिल विजय दिवस जो है उसका 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। एक्सियोम फॉर्मेशन ऊपर भी हम पढ़े थे कि 4 गगन यात्री में से 2 गगन यात्री का चुनाव किया गया है जो ISA में जाएंगे, और 2 अंतरिक्ष यात्री में से जो ये चुना गया है 2 को, इसमें से एक ही जाएंगे। और कौन जगह है जी? शुभांशु शुक्ला गए हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में। तो एक्सियोम मिशन याद रखिएगा। 4 जो गगन यात्री हैं उनका नाम क्या है जी? शुभांशु शुक्ला, कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, अजीत कृष्ण, प्रशांत और अजीत कृष्णन, शुभांशु शुक्ला और अंगद प्रताप, ये 4 जो लोग हैं ये गगनयान मिशन के लिए चुने गए हैं। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन से अंतरिक्ष यात्री जो हैं गगनयान मिशन के लिए नहीं चुने गए? ये 4 नाम दे देगा, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, प्रशांत कृष्णन, अंगद प्रताप, और एक और कोई नाम दे देगा। तो ये ध्यान रखिएगा कौन कौन चुना गया है। ठीक है, और ये जो जाएगा जी गगनयान मिशन वो LVM-3 के माध्यम से जाएगा, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के माध्यम से। ठीक है, चलिए चंद्रमा पर लाइट हाउस स्थापित करेगा नासा। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार जो है उसका प्रमुख है मोहम्मद यूनुस को शांति का नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है, बात ध्यान रखिएगा। कैलिफोर्नियम जो है वो क्या है जी? कैलिफोर्नियम, तो कैलिफोर्नियम एक एक्टिनाइड ग्रुप का एक सदस्य है। ठीक है, इसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो 98 है, परमाणु संख्या। खोजकर्ता जो थे लॉरेंस बार्कले थे। कौन थे? बार्कले। यह क्यूरियम तथा हीलियम के एटम के बॉम्बार्डिंग के पश्चात बनाया जाता है, यानी कि क्यूरियम और हीलियम का जो एटम होता है वो एक दूसरे पे बम्बार्डिंग जब कराया जाता है तब जा कर के जो है वो क्या बनता है जी? कैलिफोर्नियम बनता है। ठीक है, कैलिफोर्नियम बनता है। तो ध्यान रखिएगा कि कैलिफोर्नियम को बनाया कैसे जाता है? तो क्यूरियम और हीलियम के एटम को आपस में बम्बार्डिंग जब करवाया जाता है तब बनता है। और ये सबसे पहले कौन किया था? लॉरेंस बार्कले ने। ठीक है, तुंगभद्रा बांध कर्नाटक में है जी, किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी पर है, और तुंगभद्रा क्या है? कृष्णा की एक सहायक नदी है। ठीक है, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा जो है लाया जाता है, किसी भी इंडिविजुअल पर्सन के लिए या तो फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाया जाता है। अगर उसको अपराधी घोषित करना है तो UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी, यानी कि आप कोई संदिग्ध गतिविधि में शामिल हैं तो अनलॉफुल एक्टिविटी में आप शामिल हैं तो कोई एक व्यक्ति के लिए भी लाया जाता है या कोई संगठन के लिए भी लाया जाता है। ठीक है, भारत में जितने भी आदिवासी हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा आदिवासी जो है कहाँ हैं? तो सबसे ज़्यादा आदिवासी उड़ीसा में है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आदिवासी का प्रजाति जो है कहाँ है जी? उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो है कुल 62 प्रजाति पाए जाते हैं। अभ्यास मित्र शक्ति जो है भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया जाता है। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं? 82 पहले से था और 3 और जुड़ गया है। 3 कौन कौन जुड़ गया है जी? ठीक है, 3 जुड़ गया है। एक जो तवा जलाशय है वो है, और 2 और है तमिलनाडु का, वो भी जुड़ा है। तो ये हम आगे देखेंगे कौन कौन है। टोटल 85 हो गया है, ध्यान में रखना है। कौन कौन नाम है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो तवा जलाशय है और 2 है कौन कौन। भारत का पहला रामसर स्थल जो था वो कौन था? चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये 1981 में इसको भारत का पहला रामसर स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ था। ठीक है, देखिए
नेशनल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो है कब मनाया जाता है जी? 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और इस बार का जो था थीम वो क्या था? वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग इस बार का थीम है, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कार जो है, तो देखिए वीरता पुरस्कार में 2 तरीका का होता है जी। एक तो कि वार टाइम युद्ध के समय में जो कुछ हुआ है उसके लिए वीरता पुरस्कार, और एक पीस टाइम के लिए, ठीक है। तो जिसमें वीर लगा है वो युद्ध के समय, जैसे सबसे ऊपर जो ऐसे देखिएगा तो सबसे ऊपर जो है परमवीर है, उसके बाद महावीर है, उसके बाद वीर चक्र है वार टाइम के लिए। और पीस टाइम अवार्ड के लिए अशोक, कीर्ति, शौर्य, अशोक, कीर्ति, शौर्य, ठीक है ना। अशोक, कीर्ति और शौर्य, सबसे ऊपर अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और फिर शौर्य चक्र। तो आपसे अगर पूछे कि बताइए इन सबों में आप बताइए कि सब में श्रेष्ठ कौन है, तो सबसे पहला ये आता है परमवीर, उसके बाद अशोक, उसके बाद महावीर, उसके बाद कीर्ति, उसके बाद वीर, उसके बाद शौर्य चक्र। यानी कि अगर बोले कि आप इन गैलेंट्री अवार्ड यानी कि वीरता पुरस्कारों की जो है आप वरीयता क्रम को बताइए तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसके अलावा सेना मेडल, नौसेना मेडल, वायुसेना मेडल दिया जा रहा है। और इस बार राष्ट्रपति महोदया के द्वारा 15 अगस्त को कुल 103 वीरता पुरस्कार जो है दिया जा रहा है। भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन डेंगू के लिए डेंगीऑल, कौन? डेंगीऑल है ना। देखिए जो डेंगीऑल तो बुलबुचिया नामक जो बैक्टीरिया होता है जी, बुलबुचिया नामक बैक्टीरिया और डेंगू वायरस को मारने का काम करता है। तो डेंगू वायरस को मारने का काम कौन सा बैक्टीरिया करता है? तो बुलबुचिया। कौन करता है? बुलबुचिया करता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का जो दूसरा न्यूक्लियर पनडुब्बी तैयार हुआ है उसका नाम है INS अरिहंत। पहला INS अरिहंत और दूसरा INS अरिहंत, ठीक है। INS अरिहंत, INS अरिहंत याद रखिएगा, ठीक है। पीएम कुसुम योजना 2019 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी के द्वारा पीएम कुसुम योजना, ठीक है। हिंडनबर्ग जो है एक अमेरिका की कंपनी है। हिंडनबर्ग कहाँ की कंपनी है? अमेरिका की। प्रोजेक्ट हाथी कब लाया गया था जी? 1992 में लाया गया था। प्रोजेक्ट हाथी 1992 में लाया गया था, ठीक है। भारत का 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, उसका थीम क्या है? विकसित भारत। इस बार भारत का कौन सा नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 78वां। थीम क्या है? विकसित भारत, ठीक है। इसमें क्या क्या कहा गया है? 2030 तक जो है इसमें 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की प्राप्ति। भारतीय रेलवे का जो है नेट जीरो का लक्ष्य कब है जी? 2030 तक ही है, याद रखिएगा। भारत में ओलंपिक मेजबानी करवाने का संदेश है 2036 तक, और 2047 में भारत को विकसित बनाने का लक्ष्य है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय रेलवे का नेट जीरो का लक्ष्य कब तक है? तो 2030 तक ही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तुंगभद्रा नदी जो है कर्नाटक में है जी, और इस पे तुंगभद्रा बांध बनाया गया है। तुंगभद्रा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, कर्नाटक से होते हुए आंध्र प्रदेश में भी बहती है। इसरो का 55वां जो है स्थापना दिवस मनाया गया। इसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई इसरो का जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो का जनक कहा जाता है। हर घर तिरंगा अभियान, इसकी शुरुआत जो है 2022 में ही की गई थी। 75वीं वर्षगांठ पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसको आयोजित करवाया जाता है 9 से 15 अगस्त तक, ठीक है। INS अरिहंत जो है भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। INS अरिहंत जो था पहला था, ठीक है। अब आइए कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना जो है वो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क है। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में खंडवा जिला जो है वहाँ नर्मदा नदी पर वो बनाया गया है ओंकारेश्वर, ठीक है। तो ये हो गया। सेंट मार्टिन द्वीप, तो ये बांग्लादेश का था, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो इस पे बोलता था कि अमेरिका की हमको दे दो, जैसा शेख हसीना ने बताया है। जूस मिशन क्या है? जुपिटर आइस एक्सप्लोरेशन मिशन है। ये यूरोपियन यूनियन के द्वारा चालू किया गया है जी, ठीक है। जूस, तो यहाँ पे देखिए
EU यहाँ पे भी है, तो यूरोपियन यूनियन आप समझ सकते हैं कि जूस मिशन जो है यूरोपीय यूनियन का है। जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, ठीक है, जुपिटर का जो मून है उसका, तो यह बृहस्पति के चंद्रमा का अध्ययन करेगा, ठीक है। अभ्यास उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम जो है गौरव, इसका नाम क्या है, गौरव, ये टेस्ट DRDO के द्वारा किया गया है। तो हाल ही में पूछेगा कि हाल ही में एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का टेस्ट किया गया है DRDO के द्वारा, उसका नाम क्या है, तो गौरव नाम है। EOS 08 क्या है जी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 की लॉन्च किया गया है SSLV D3 के माध्यम से। और ये जो पहला जो फोटो भेजा है वो पूना शहर का भेजा है, कहाँ का, पूना शहर का भेजा है। ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया गया है, किसके माध्यम से, SSLV D3 के माध्यम से, ठीक है ना। कृषि DDS एक लॉन्च किया गया है, कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ठीक है ना, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है। यह फसल एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान है अभी, ठीक है। ये फसल, मौसम, मिट्टी स्वास्थ्य, आपदा, कीड़ों का आक्रमण, फसल मैपिंग इत्यादि में मदद करेगा, यानी कि कृषि DDS ऐप को लॉन्च किया गया। हाल ही में क्वेश्चन पूछ गया कि हाल ही में कृषि मंत्री ने एक ऐप को लॉन्च किया जो फसल, मौसम, मिट्टी स्वास्थ्य, आपदा, कीड़ों के आक्रमण इत्यादि की जानकारी प्रदान करवाएगा, उस ऐप का नाम क्या है, तो कृषि DDS, ठीक है, कृषि DDS, ठीक है। अब देखिए आगे जेनेवा कन्वेंशन, तो जेनेवा कन्वेंशन जो है वो क्या है, तो इसका 75वां वर्षगांठ मनाया गया। ये जेनेवा कन्वेंशन 1949 को हुआ था। तो जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था, 1949 को। क्यों हुआ था, क्योंकि युद्ध के दौरान जो बंदी बनाए जाते हैं उनको लेकर कुछ नियम कानून वहाँ पे बताया गया था जेनेवा कन्वेंशन में, और इसका 75वां वर्षगांठ जो है मनाया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ, 1949 में हुआ, और इसके तहत क्या है कि युद्ध के दौरान जो बंदी बनाए जाते हैं, ठीक है, तो उसको लेकर के कुछ नियम कानून बनाया गया था। साल्मोनेला क्या है जी, साल्मोनेला ये फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार एक प्रकार का बैक्टीरिया है, साल्मोनेला, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल बनाए गए हैं राकेश पाल थे, उनका निधन हो गया है हार्ट अटैक से, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। अभ्यास मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन जो है एक्ट 2019 के तहत सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का गठन 2020 में किया गया, इंपॉर्टेंट नहीं है। रिम्पैक क्या है जी, रिम्पैक विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जो है रिम्पैक है, ठीक है, रिम्पैक, ठीक है, सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। इसके सफल समापन पर INS शिवालिक गुआम द्वीप पहुंचा। गुआम द्वीप कहाँ है जी, यह उत्तरी प्रशांत महासागर द्वीप है, मरियाना द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, अमेरिका के अधीन ये गुआम द्वीप है। गुआम द्वीप है कहाँ, प्रशांत महासागर में, याद रखिएगा ये गुआम द्वीप कहाँ है, गुआम द्वीप प्रशांत महासागर में, उत्तरी प्रशांत महासागर में। ये मरियाना द्वीप समूह का हिस्सा है और अमेरिका के अधीन है, ठीक है। गुआम द्वीप किसके अधीन है, अमेरिका, गुआम अमेरिका, ठीक है, गुआम अमेरिका, ठीक है। तो ये ऐसे हम याद कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी लंग फिश, ये पूछेगा कि बताइए दुनिया का सबसे बड़ा जीनोम जो खोजा गया है किस जीव में खोजा गया है, तो लंग फिश में खोजा गया है। लंग फिश जो दक्षिण अमेरिका में लंग फिश था उसमें खोजा गया है। गॉडगिल समिति जो है वो पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित से था, गॉडगिल समिति, और एक कस्तूरी रंगन समिति भी था, कस्तूरी रंगन समिति भी था उससे, ठीक है। तो गॉडगिल समिति पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित था। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, इससे क्या होता है कि रूस जो है वो यूरोप से अन्य देशों में रूस से यूरोप के अन्य देशों में जो है नेचुरल गैस जो है पहुंचाने का काम किया जाता है। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन रूस और यूरोप के बीच में है, यूरोप के अन्य देशों के बीच में, बाल्टिक सी में है। किस सागर में बिछाया गया है जी, बाल्टिक सी में बिछाया गया है, और इस पर यूक्रेन ने हमला किया था, ठीक है। तो एक नेचुरल गैस का पाइपलाइन है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या ये एक डीजल का पाइपलाइन है, नहीं, ये एक नेचुरल गैस का पाइपलाइन है। किसका, नेचुरल गैस का पाइपलाइन है, नेचुरल गैस का पाइपलाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन, रूस का है, बाल्टिक सी में। चलिए आगे, एमपॉक्स, तो एमपॉक्स जो है वो कांगो ये सब को जो है उसमें स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया था। कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में WHO के द्वारा जो है स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया गया था मंकी पॉक्स वायरस के कारण। DDoS अटैक क्या है जी, DDoS अटैक
एक प्रकार का साइबर आक्रमण है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप तथा एलन मस्क का इंटरव्यू कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक, DDoS अटैक, ठीक है, DDoS अटैक हुआ था डोनाल्ड ट्रंप और वो एलन मस्क जब बात कर रहे थे। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इस बार दिया गया है 70वां। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है ऋषभ शेट्टी, कौन? ऋषभ शेट्टी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मनसी, नित्या और मनसी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बड़जात्या और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। किसको? गुलमोहर को मिला है, याद रखिएगा। लेटरल एंट्री इन सिविल सर्विसेज जो है ये मुद्दा आया हुआ था, तो ये सेकंड ARC की रिपोर्ट के अनुसार ये दिया गया था, ठीक है। भारत में पोलियो फ्री घोषित कब किया गया था? 2014 में। भारत को पोलियो फ्री कब घोषित किया गया? 2014 में। पोलियो वायरस आंतों में तेज़ी से गुणन करता है और उसके बाद ये पूरे तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित कर देता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था 2014 में। PM प्रणाम योजना जो है ये किसके लिए है जी? तो PM प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस जनरेशन नॉरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजर्स ये सब पर जो है क्या किया जाता है, इसके तहत सब्सिडी दिया जाता है। इसको बजट 2023-24 में इसको शुरुआत किया गया था, PM प्रणाम योजना, ठीक है। फर्टिलाइजर से संबंधित है, फर्टिलाइजर खाद ये सबसे संबंधित है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ सम्मेलन 2024 जो है तो इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए एक अस्थायी भविष्य की दिशा में प्रयास करना है। इसका जो थीम है वो एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर इसका थीम है, ठीक है। भारत तथा जापान के बीच 2+2 वार्ता हुआ है नई दिल्ली में। दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री इसको बनाया गया है किसके तहत? प्रोजेक्ट भीष्म के तहत, ठीक है, प्रोजेक्ट भीष्म के तहत। मार्स इनसाइट लैंडर एक नासा का मिशन है और ये मंगल ग्रह पर जो है पहली बार जल के विशाल भंडार का पता लगेगा। मार्स इनसाइट लैंडर, मार्स है उसके इनसाइट लैंडर, ठीक है। तो मंगल ग्रह पर पहली बार जल का विशाल भंडार का पता कौन लगाएगा जी? मार्स इनसाइट लैंडर लगाएगा और ये भेजा जा रहा है किसके द्वारा? नासा के द्वारा। राइज प्रोग्राम जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए हाल ही में किन दो देशों के बीच राइज प्रोग्राम पे साइन किया गया है, हस्ताक्षर किया गया है? तो राइज प्रोग्राम पर हस्ताक्षर भारत और ऑस्ट्रेलिया, राइज भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब है कि शिवलक ज्वालामुखी जो है कमचटका प्रायद्वीप रूस में है ना, कमचटका प्रायद्वीप है, रूस का एक प्रायद्वीप है जी, पेनिनसुला है जिसका नाम है कमचटका। और ये कमचटका प्रायद्वीप जो रूस में है तो वहीं पे एक शिवलक ज्वालामुखी है जो उसमें विस्फोट हो गया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि शिवलक ज्वालामुखी कहाँ पे विस्फोट हुआ था? तो कमचटका पर शिवलक, और ये है कहाँ कमचटका प्रायद्वीप? यह है रूस में, ठीक है। चलिए अब है कि गगनयान मिशन, तो भारत का पहला मानवीय मिशन होगा अंतरिक्ष में और US, रसिया और चाइना के बाद चौथा देश भारत बन जाएगा, है ना, जो अंतरिक्ष में जाएगा। मानव युक्त मिशन भारत का पहला है, ठीक है। पोलियो वायरस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। हिमनद झील जो है ग्लेशियर लेक आउटपोस्ट के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पर लैंड कर गया था और इस वर्ष का जो थीम है चंद्र के स्पर्श से जीवन की अनुभूति, भारत की अंतरिक्ष गाथा, इसका जो है इस वर्ष का थीम है। एमपॉक्स का कारण जो है वो कॉन्गो और DRC डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को जो है उसमें वहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। और स्वास्थ्य आपातकाल को घोषित किया गया है WHO के द्वारा। वायरस के कारण जो है होता है एमपॉक्स, ठीक है ना। मंकी पॉक्स जो है वायरस के कारण होता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस है एक प्रकार का, ठीक है। NDA में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका पूरा नाम है और ये 189 झीलों को खतरनाक होता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक जारी रिपोर्ट के अनुसार कितने झीलों को बेहद खतरनाक बताया गया है? तो 189, 1 8 कितना होता है? 9,
तो 1 और 8 मिलके 9 हो गया, यानी कि टोटल 189 झीलों को खतरनाक बनाया गया है, बताया गया है। ठीक है, अब देखिए कि स्टैचू ऑफ यूनियन बनाया गया है, बजरंगबली की मूर्ति बनाई गई है, ब्रॉन्ज की मूर्ति। भारत के बाहर बजरंगबली की सबसे ऊंची मूर्ति जो है टेक्सास अमेरिका में है ना, टेक्सास अमेरिका में सबसे ऊंची मूर्ति है बजरंगबली की सबसे ऊंची मूर्ति टेक्सास अमेरिका में है, टेक्सास अमेरिका में। ठीक है, 90 फीट ऊंची मूर्ति है। यूपीएस लागू किया गया है ना जी, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसमें क्या होगा कि सारे 18% गवर्नमेंट देगी और कर्मचारी 10% देंगे। ठीक है, एनपीएस में मूल वेतन का जो है क्या लिया जाता था, मूल वेतन और डीए का 10% लिया जाता था, सरकार मात्र 14% देती थी। ठीक है, तो ये बात हो गया। पीएम मोदी जो है पोलैंड और यूक्रेन गए थे। ठीक है, तो फोर्स 1 ट्रेन से गए थे, वो सब तो आगे हम पढ़ेंगे। यूक्रेन तथा क्रीमिया रूस, ये सबको जो है एटलस में देखना है। पॉलीग्राफ टेस्ट जो है लाई डिटेक्टर टेस्ट है। सोसा क्या है जी, सोसा जो है सिक्योरिटी ऑफ सप्लाईज एग्रीमेंट है, भारत तथा अमेरिका के बीच सोसा एग्रीमेंट किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन भारत तथा अमेरिका के बीच सोसा एग्रीमेंट जो है किया गया है, किससे संबंधित है, तो सप्लाई एग्रीमेंट और सप्लाई जो है सिक्योरिटी का, यानी कि सुरक्षा के मकसद से जो सप्लाई किया जाता है उसका एग्रीमेंट है। MH-60R हेलीकॉप्टर भारत इसे अमेरिका से खरीदेगा, MH-60R। RDP क्या है जी, रेसिप्रोकल डिफेंस प्रोक्यूरमेंट एग्रीमेंट, इसे भी अमेरिका से वार्ता के अधीन रखा गया है आरडीपी को। यानी कि सोसा और आरडीपी को जो है बातचीत किया जाए, तो सोसा तो हो गया भारत और अमेरिका के बीच में सोसा सिक्योरिटी एंड सप्लाई एग्रीमेंट। ठीक है, अरेंजमेंट वो हो गया। देखिए रूमी 1 क्या है, रूमी 1 भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट है। भारत का पहला रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट कौन है, रूमी, और इसको बनाया गया है तमिलनाडु का स्टार्टअप कंपनी स्पेस जोन इंडिया के द्वारा बनाया गया है। हाइब्रिड रॉकेट में क्या होता है कि उसमें जो होता है सॉलिड और लिक्विड दोनों ईंधन का यूज होता है। ठीक है, तो वो होता है हाइब्रिड। ठीक है, हिजबुल्ला कहाँ है जी, हिजबुल्ला लेबनान में, हमास गाजा पट्टी में था, और हूदी कहाँ है, यमन में है। ठीक है, इजराइल, लेबनान, ईरान, ये सब का मैप जो है देख लेना है। ठीक है, हेमा कोहली रिपोर्ट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जो महिलाओं पर अत्याचार है उससे संबंधित है। टेनेजर 1 क्या है जी, टेनेजर 1 नासा द्वारा लॉन्च उपग्रह या मीथेन उत्सर्जन पर नजर रखेगा। तो मीथेन उत्सर्जन के लिए टेनेजर 1, मीथेन के लिए टेनेजर 1 याद रखना है। मीथेन के लिए क्या है, टेनेजर 1 है। एक्सियोम 4 मिशन क्या है, गगनयान मिशन क्या है, उसके बाद कैसनी ह्यूजेंस मिशन क्या है, मैसेंजर मिशन क्या है, ये सब चीज़ याद रखना है। ठीक है, शिखर धवन ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। ब्लैक होल फाइंडर एप्लीकेशन, तो ब्लैक होल के संभावित स्रोतों का पता लगाने के लिए ब्लैक होल फाइंडर एप्लीकेशन जो है लॉन्च किया गया है, और ये डच कंपनी के द्वारा निर्मित है। नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। तो आगे देखते हैं, चंद्रमा का जो है मानक समय बनाएगा कौन, नासा और IAU यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल समूह, परमाणु घड़ी वहाँ पे लगाया जाएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में चंद्रमा पर मानक समय बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, नासा और IAU के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल समूह के द्वारा। परमाणु घड़ी में सीजियम क्या प्रयोग किया जाता है जी, सीजियम का प्रयोग किया जाता है। सीजियम का एटॉमिक नंबर 133 है, और अभी भारत में परमाणु घड़ी अहमदाबाद और फरीदाबाद में कार्यरत है। ठीक है, भारत में तो है ही, उसमें सीजियम प्रयोग किया जाता है। PM गति शक्ति की 77वीं बैठक जो है, तो ये नई दिल्ली में हुआ। रेलवे, रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों की एकीकृत योजना है। PM गति शक्ति में जो है कितना मंत्रालय है जी शामिल है, 16 मंत्रालय है। ठीक है, लद्दाख में वर्तमान समय में मात्र 2 जिले हैं। ठीक है, लेह और कारगिल। ठीक है, लेह और कारगिल। गृह मंत्री ने 5 नए जिलों बनाने की घोषणा कर दी है, और इस प्रकार से वहाँ पे टोटल 7 जिला हो गया है, पहले से लेह और कारगिल था। संविधान की 6वीं अनुसूची जो है, तो आर्टिकल 244 के तहत राज्य अपनी खुद की एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकता है। ठीक है, आर्टिकल 244 में ये प्रावधान है। तो ये 6वीं अनुसूची का मांग जो है लद्दाख का इसी कारण है। वर्तमान में जो शामिल राज्य हैं 6वीं अनुसूची में, वो कौन कौन है, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है, ये 4 राज्य जो हैं वर्तमान में वो 6वीं अनुसूची में शामिल है, लेकिन लद्दाख भी मांग कर रहा है कि हमको वो 6वीं अनुसूची में शामिल की जाए।
लेकिन केंद्र सरकार इस पर राजी नहीं है। विज्ञान धारा स्कीम लाया गया है जी। तो विज्ञान धारा स्कीम क्या है? तो इसमें 3 पुरानी योजनाओं को आपस में मिला दिया गया। कितनी? 3 पुरानी योजनाओं को जो है आपस में मिला दिया गया। सोनोबॉय क्या है? सोनोबॉय है दुश्मन की पनडुब्बी को पता लगाने वाला एक यंत्र है और भारत इसको अमेरिका से खरीदेगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है जी? हम्पी कर्नाटक में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर जोड़ता है। पनामा नहर गतून झील में स्थित है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि पनामा जो नहर है वो किस झील में स्थित है? तो गतून झील में। गतून झील में। वैसे ही कील नहर जो है वो नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से जोड़ता है। कोरिनीथ नहर जो है वो ग्रीस में है। एजियन सी को योनियन सी से जोड़ता है। विश्व की सबसे संकरी नहर जो है कोरिनीथ नहर है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। हेमा कोहली रिपोर्ट जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस, सेक्सुअल हरासमेंट जो हो रहा था वोमेन के साथ मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में है, उससे संबंधित है। ठीक है। पीएमएल एक्ट जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। ठीक है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने से रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। SIG 716 राइफल जो है भारत खरीदेगा USA से। और PM जनधन योजना जो है इसको शुरुआत किया गया था 28 अगस्त 2014 को। 28 अगस्त 2014 को। ठीक है। भारत का दूसरा न्यूक्लियर सबमरीन जो INS अरिहंत है। पहला कौन था? INS अरिहंत था। और इस प्रकार से हम लोग अब अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। बधावन बंदरगाह महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में। असना चक्रवात अरब सागर में। नामकरण पाकिस्तान। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में ये अवनी लेखरा ने जो जीता था गोल्ड मेडल, तो इसको हम अलग से करने का प्रयास करेंगे। पैरा ओलंपिक का टोटल राज्यसभा में 12 सदस्यों को निर्विरोध निर्वाचित किया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग जो फर्स्ट सेक्शन है अगस्त 2024 का वो हमने पूरा किया। और हम अब क्या करेंगे कि सेकंड पार्ट के साथ ही जल्द आएंगे। धन्यवाद।